तोप जहाज की पतवार में गोली दाग रहे थे। हवा के जरिए बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। मुख्य डेक के नीचे आग लगी थी और चालक दल इन आग की लपटों को बुझाने का काम कर रहे थे। समुद्री युद्ध जितना भयानक था उतना ही खतरनाक भी, लेकिन फिर भी सामने का अकेला हमलावर देखा जा सकता था जो कि अपने आदमियों को जहाज पर चढ़ने का आदेश दे रहा था। पर जरा रुकिए, मैं आपको यह मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि उस व्यक्ति की असल जिंदगी और कारनामे के बारे में बता रहा हूँ जिससे इंस्पायर होकर इस मूवी के सबसे अहम किरदार कैप्टन जैक स्पैरो को लिया गया है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं रियल लाइफ जैक स्पैरो यानी कि कैप्टन जैक वॉट की कहानी। कैप्टन जैक वॉट का जन्म 1553 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के केंट में स्थित एक छोटे से शहर फेवरसैम में हुआ था। समुद्र किनारे बसा होने के कारण इस छोटे से शहर को अवैध तरल की तस्करी, समुद्री डकैतों और अन्य कई तरह के संदिग्ध व्यक्तियों का अड्डा माना जाता था। तो जाहिर सी बात है यह जगह किसी बच्चे के परवरिश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। परंतु फिर भी जैक ने अपनी शुरुआती दौर में इन सभी बुराइयों से दूरी बनाई रखी और शहर के अन्य लोगों की तरह मछुआरे के रूप में काम करता रहा। जैक बचपन से ही काफी अमीर बनने का सपना लेकर बड़ा हुआ था और जैसे जैसे वो बड़ा होते चला गया उसके अमीर बनने की महत्वाकांक्षा भी और बढ़ती चली गई। मई 1588 स्पेनिश आर्माडा नाम से मशहूर उस समय की स्पेन की नौसेना जो कि अपने 130 जहाज़ों के साथ इंग्लैंड को जीतने के मकसद से उस पर हमला कर देती है। इसके जवाब में इंग्लैंड जबरदस्त काउंटर अटैक करता है जिससे स्पेनिश सेना बुरी तरह से पिट जाती है। पर इससे हुए नुकसान की भरपाई और स्पेन से बदला लेने के लिए उस समय की इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ I ने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास खुद का निजी जहाज है तो उसकी मदद से स्पेन के किसी भी व्यापारिक जहाज को लूट सकता है और ऐसा करना पूरी तरह से वैध होगा। इस आदेश के जारी होने के बाद बहुत सारे मछुआरों ने मछली पकड़ना छोड़ यही धंधा करना शुरू कर दिया। जहाज़ों से जो भी माल लूटपाट के बाद मिलता था उसका 5% हिस्सा राजकोष में जाता था, 10% दलाल रखते थे और बाद बाकी 85% लुटेरे आपस में बांट लिया करते थे। जैक वॉट भी अमीर बनने की चाह में इस धंधे की ओर खींचा चला गया। उसने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए अपने निजी जहाज को एक लुटेरे जहाज के रूप में बदल दिया और भारी पैमाने पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। शुरुआत के कई साल तो अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहकर स्पेनिश जहाज़ों को लूटा करता था, लेकिन 1604 में इंग्लैंड के सत्ता में परिवर्तन हुआ और किंग जेम्स के आते ही 16 साल से चले आ रहे एंग्लो स्पेनिश युद्ध का भी अंत हो गया, जिसके साथ साथ सभी तरह के निजी अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इंग्लैंड की तरफ से स्पेनिश जहाज़ों को लूटने की वैधता भी खत्म कर दी गई। इन सभी नियमों से जैक काफ़ी दुखी और गुस्सा हुआ क्योंकि इन नियमों की वजह से उसका सारा धंधा चौपट हो गया था। फिर कुछ ही महीनों बाद जैक को जबरदस्ती वहाँ की नौसेना में राजा की सेवा के लिए भर्ती कर दिया गया। हालांकि जैक जैसा स्वतंत्र व्यक्ति कैसे अपनी इच्छाओं को दबाकर किसी के अधीन काम कर सकता था, तो इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए जैक और उसके साथ काम करने वाले कुछ और लोगों ने वहां से मिलकर भागने का प्लान बनाया और एक दिन मौका पाते ही पोर्ट साउथ बंदरगाह पर लगे एक कैथोलिक व्यापारिक जहाज को चुरा लिया और इंग्लिश चैनल की ओर भाग निकले। अंग्रेजी हुकूमत के इस नए नियम से जिन जिन लुटेरों का धंधा बंद हुआ था वे लोग काफ़ी गुस्से में तो थे ही और साथ ही साथ बदला लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। जिन लुटेरों ने बगावत किया था उन लोगों के बीच जैक काफ़ी प्रसिद्ध था, जिस वजह से उन लोगों ने उसे अपना मुखिया चुना और यहीं से शुरू हुई जैक की असली कहानी। जैक और उसके काफिले ने मेडिटेरियन सी से पार होने वाले जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, खास तौर से अंग्रेजों का जिन्होंने इन लोगों का रोजगार छीना था। आए दिन यूरोप के बंदरगाहों से बड़ी बड़ी जहाज़ें तो निकलती व्यापार के लिए, पर इनमें से कुछ लूटकर वापस आ जाती तो कुछ लापता हो जाती। धीरे धीरे जैक की चर्चा पूरे यूरोप में होने लगी। जैक वॉट के नाम से ही समुद्री व्यापारी इस कदर खौफ खाने लगे कि उन्होंने इस रास्ते से लगभग जाना ही बंद कर दिया। जैक अब समुद्री दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। आखिर कोई भी समुद्री डाकू लूटपाट करते हुए समुद्र में कितना समय गुजार सकता है। आखिरकार उसे एक बंदरगाह की जरूरत होती है जहां वो ठहर सके और अपने लूटे हुए सामान को रख सके। जैक ने तो सभी यूरोपीय देशों के जहाज़ों को लूटकर उनसे दुश्मनी मोल ले ली थी, तो जाहिर सी बात है कोई भी देश उसे अपना बंदरगाह मुहैया नहीं करवाता, उल्टा सजा देता वो अलग। तब उसकी मदद के लिए सामने आया ऑटोमन साम्राज्य। 1606 में जैक वॉट और ट्यूनिस के शासक कारा उस्मान उनके बीच एक सौदा होता है जिसमें यह पक्का होता है कि जैक ट्यूनिस की बंदरगाह को अपनी अभियान के लिए इस्तेमाल करेगा और लूटे गए कुल संपत्ति का 10% हिस्सा वहां के शासक को देगा। यह सौदा दोनों तरफ के लिए फायदेमंद था। जैक समय के साथ साथ ऑटोमन साम्राज्य के लोगों के साथ काफी घुल मिल गया और वहाँ के लोग भी उसे काफी सम्मान देते और उसे प्यार से असफर कहकर पुकारते।
अस्वर एक अरबी शब्द है जिसका अंग्रेजी मतलब स्पैरो होता है और यही जैक स्पैरो नाम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के सबसे अहम किरदार को दिया गया। समय जैसे जैसे बीतता गया, जैक का काफिला और उसके लुटेरे जहाज़ों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। 26 अप्रैल 1607 को कैप्टन जैक और उसके गुट को फ्रांस के वेनिस से आती एक व्यापारिक जहाज दिखती है। यह व्यापारिक जहाज काफी विशाल थी, जिसका कुल वजन 1500 टन के आसपास था और उस समय जैक और उसके आदमियों ने अपने 2 ही छोटे छोटे जहाज़ों को अपने साथ लिया हुआ था, पर इसके बावजूद उन्होंने उस जहाज के ऊपर हमला बोल दिया। जैक और उसके काफिले को नजदीक आता देख जहाज के कैप्टन ने खतरे को भांप लिया और पूरी तरह से सतर्क हो गया। और फिर क्या था, दोनों तरफ से गोले दागे जाने लगे और एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। करीब 3 घंटे चली इस लड़ाई का नतीजा जैक के पक्ष में आता है। कैप्टन और उसके क्रू को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाता है। लूटी हुई जहाज जितनी वजनदार थी उतनी ही मालदार भी थी। इसमें रेशम, रुई और नील जैसे कई बेशकीमती सामान भरे पड़े थे, जिसकी पूरी कीमत लगभग 18 करोड़ थी। लुटेरे जिस भी जहाज को लूटते थे उनमें अपनी तरफ से बदलाव करके उसे और भी खतरनाक और टिकाऊ बना दिया करते थे। जैक भी इस जहाज को ऐसा बनाना चाहता था जो कि समुद्र में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके, लेकिन इसमें किए गए बदलाव के बाद यह और भी कमजोर हो गया और एक दिन समुद्री तूफान की वजह से बीच मझधार में ही टूटकर डूब गया, जिसमें जैक के 350 सहकर्मी की मौत हो गई। जैक इस घटना से काफी आहत हुआ और उसे उन सभी लोगों के लिए काफी बुरा लगा जिनके परिवार का कोई सदस्य इस घटना में मारा गया था। जैक का मन अब इन सभी कामों से उठ चुका था और वह यह सब छोड़कर अपने परिवार और बच्चों के पास चले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने अंग्रेजी सरकार को एक माफीनामा भी लिखा और उन्होंने उसे माफ करने पर साफ तौर से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे और परिवार से दूर रहना पड़ा। 1610 में जैक ने अपने बाकी बचे सदस्यों के साथ मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी बाकी बची जिंदगी ऑटोमन साम्राज्य की वफादारी करते हुए गुजार दी। 1622 में जाकर 70 साल की उम्र में उसकी मृत्यु प्लेग की वजह से हो गई।